हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आप कुरुक्षेत्र और योजना मैगजीन से नोट्स कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी है कि सर नोट्स कैसे बनाएं यहाँ से। ओके, उनको लगता है कि हर एक पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है तो एक बहुत भारी मात्रा में नोट्स क्रिएट हो जाएंगे। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि सिंथेसाइज करने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे एक अच्छे तरीके से नोट्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। नोट्स मेकिंग ज़रूरी है। ओके, हर एक चीज़ के नोट्स यहाँ पर बनते हैं। ओके, और इसके भी हम यहाँ पर नोट्स की बात कर लेते हैं। ओके, तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखो कि पूरे 12 महीने हो गए यहाँ पर एक साल के, और 12 गुना 2 यानी कि योजना कुरुक्षेत्र लगभग 24 मैगजीन आप लोगों के पास में यहाँ पर हो जाती हैं। और पेजेस अगर हम एवरेज देखें तो लगभग 50 पेजेस हर एक मैगजीन के अंदर में यहाँ पर आते हैं। ओके, तो 50 की गुना इससे यहाँ पर कर लो, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि लगभग 1200 के करीब मैगजीन के पेजेस हो गए। अगर आप मैगजीन को इकट्ठी करते हो, ओके, मान लीजिए आप बाजार गए, परचेज करके लाई योजना प्लस कुरुक्षेत्र, आपने 12 महीने की पढ़ी, तो 1200 पेजेस आपके यहाँ पर हो गए। अब उनको आप हाईलाइट कर सकते हो पढ़ करके, और इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। वो एक इतना मोटा आपके पास गड्डी से इकट्ठी हो जाएगी। जब आप पेपर की तैयारी करोगे, एक एक मैगजीन को खोल करके आप चीज़ों को देखोगे। ये भी काम यहाँ पर चलता है, होता है। ओके, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 1200 यहाँ पर पेजेस हो जाएंगे, उनको फटाफट आपको रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरा काम आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि इन 1200 पेजेस को यहाँ पर हटाओ, और इसकी जगह पर ऐसा कुछ करो कि जिससे कि 100 से लेकर के सिर्फ 150 पेजेस ही क्रिएट हों पूरे साल के। ओके, अब ये कैसे होगा? ठीक है, तो इसमें तो बहुत मेहनत यहाँ पर लगने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। अब ये मैगज़ीन है, यहाँ से मैं थोड़ा सा ओवरव्यू लूँगा कि किस तरीके से आप नोट्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको मतलब नोट्स बनाने से पहले आप ज़रा ध्यान दीजिए कि आपका जो सिलेबस है वो लगभग 60 to 70% कंप्लीट होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिक सिलेबस की। आप चाहे सेल्फ स्टडी करते हो या फिर आप कोचिंग वगैरह पर जाते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका स्टैटिक सिलेबस 60 to 70% क्रिएट हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको पता होने चाहिए आपके सिलेबस में चीज़ें क्या क्या होती हैं स्टैटिक सिलेबस में। क्यों कह रहा हूँ ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, लाइक कोई भी मिशन है, स्किल इंडिया मिशन है जैसे, तो ये आपका करंट इशू नहीं रहा, ये आपका कंटेम्प्रेरी इशू हो गया है, और अब आपके स्टैटिक सिलेबस का पार्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो जहाँ पर भी आप इकोनॉमी पढ़ोगे, कहीं पर भी पढ़ो, वहाँ पर आप स्किल को पढ़ोगे ही पढ़ोगे, स्किल इंडिया मिशन को वहाँ पर कवर करोगे ही करोगे। अब वो कितना डिटेल में हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन आप वहाँ पर कवर करोगे। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब पूरी मैगजीन, जैसे ये आपकी कुरुक्षेत्र मैगजीन है, यहाँ पर स्किल इंडिया मिशन के बारे में बताया गया है। तो अब आपको यहाँ से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास स्टैटिक सिलेबस में आपके नोट्स हो गए। देखिए, स्टैटिक का मकसद ही अलग होता है, ठीक है। स्टैटिक पार्ट अपने आप में सॉलिड होना चाहिए, और यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि एक सिंथेसाइज फॉर्म में होती हैं, और एक एक सिस्टमेटिक फॉर्म में होती हैं। अगर आप करंट अफेयर से ये सब चीज़ें बनाने लगो, तो एक तो आपका वहाँ पर टाइम जाया होगा, और फिर आपकी जो चीज़ें हैं वो एक सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं होंगी। आपने कहीं पर कुछ लिखा हुआ होगा, कहीं पर कुछ लिखा हुआ होगा। तो पहली बात तो आपको इन मैगजीन्स से स्टैटिक पोर्शन को नहीं उठाना है। स्टैटिक पोर्शन के लिए आपका स्टैटिक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ओके, तो पहला पॉइंट तो आप यहाँ पर ये समझो, लगभग 60 से 70% अपना कोर्स कंप्लीट रखो, ताकि आपको मैगजीन पढ़ते हुए पता लगे कि ये तो मेरे आपके इकोनॉमी के नोट्स में भी चीज़ें दी गई हैं, तो मैं वहाँ से भी रिवाइज कर सकता हूँ। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब इसका इंपॉर्टेंस और समझेंगे अभी बाद में। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप योजना और कुरुक्षेत्र से नोट्स यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, तो ऐसा मत करो कि क्वेश्चन लिखा कि ऐसा क्वेश्चन बनेगा, फिर उसका आंसर लिखा कि हाँ मैं इस तरीके से फॉर्मेट बना करके लिख दूंगा। ओके, लाइक आपने इंट्रो में यहाँ पर लिख दिया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, मीडियन एज वगैरह क्या होती है, और उसके ज़रिए आपने लिखना शुरू किया। ओके, अब आपको ये नहीं करना। ये नहीं करना क्यों? क्योंकि जब आप इसका आंसर लिखोगे, और जब आपने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया कि मान लीजिए कि इंडिया के अंदर इनोवेशन और कल्चर को यूथ स्किल पॉपुलेशन में किस तरीके से यहाँ पर इंप्रूव किया जा सकता है, या फिर वगैरह वगैरह टाइप का कुछ ऐसा क्वेश्चन बना, उसके आंसर में आपने अपना आंसर नोट्स में लिख लिया। अब आपको क्या है कि यही लगेगा कि ये क्वेश्चन आएगा तभी मैं इन सारे डाटा को यूज़ करूंगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड वगैरह को। मान लीजिए स्किल के ऊपर कुछ आया और तभी मैं इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ करूंगा। आपका दिमाग वहीं पर ही ब्लॉक हो जाएगा कि हाँ मुझे बस इतना ही लिखना है। ओके, मतलब स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तभी मैं यहाँ पर ये चीज़ें लिखूंगा, ऐसा नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, अगर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं मिल रही तो आप इसको यहाँ पर लॉन्च कीजिए, आप लिखिए इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको नहीं निकालना है कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैं यहाँ पर लिखूंगा। अच्छा, तो फिर आपको करना क्या है?
तो करना यह है कि जैसे मैं पहले आर्टिकल की तरफ पहुंच जाता हूं और आपने नोट्स बनाने शुरू किया, आपने ऊपर हेडिंग डाल लिया कि कुरुक्षेत्र मैगजीन दिसंबर 2021 की से मैं नोट्स बना रहा हूँ। ये आपका पहला आर्टिकल यहाँ पर आ गया, लिखा हुआ है स्किलिंग फॉर फ्यूचर, रीपिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर आत्मनिर्भर भारत। कुछ जरूरत नहीं है चैप्टर फैप्टर का नाम डालने की। ओके, देखिए ये आपने पढ़ना शुरू किया, आप खुद से पढ़ें, वीडियो देखें, कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको नोट्स की बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि जब आप पहली बार नोट्स बनाने के लिए बैठेंगे, आज से पहले आपने इन मैगजीन्स के नोट्स यहाँ पर तैयार नहीं किए हैं, आप पहली बार नोट्स बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि मतलब आपके साथ करना नहीं है, आपके साथ ये चीज़ होगी कि आपके जो नोट्स हैं वो शुरू में थोड़े से ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपने पहली बार लिखनी शुरू करी हैं। ठीक है, अब जैसे डेमोग्राफिक यहाँ पर बात करते हैं, मीडियन एज की बात यहाँ पर हो रही है। व्हाट इज़ मीडियन एज, तो डेफिनेशन यहाँ पर बता दी गई है, उसको आपको यहाँ पर लिखना था। और मीडियन एज प्रेजेंट में कितनी है इंडिया की, उसको आपको यहाँ पर लिखना था। ये आपको अपने नोट्स में ऐसे लिखना है कि दिस इज मीडियन एज, जैसे आपने लिखा पहला पॉइंट दिसंबर की मैगजीन से निकल करके आता है, व्हाट इज मीडियन एज, उसकी डेफिनेशन लिखी और उसका प्रेजेंट में स्टेटस लिख लिया। अब जहाँ पर भी बात यहाँ पर मीडियन एज से रिलेटेड की आ जाए, आपको लगता है कि हाँ मैं मीडियन एज को वहाँ पर लॉन्च कर सकता हूँ, आप उस जगह पर लॉन्च कीजिए। आपके नोट्स में सिर्फ इतना लिखा रहेगा कि व्हाट इज़ मीडियन एज और प्रेजेंट में क्या है। ऐसे ही दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखी रहेगी, व्हाट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड, और उसका प्रेजेंट में स्टेटस क्या है, कितना डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ओके, तो उसको आप जहाँ यूज़ करना चाहें वहाँ यूज़ करें, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर ना रुक जाएं कि हाँ भाई स्किल का टॉपिक आएगा तभी इन चीज़ों को लिखना है। ठीक है, मीडियन एज कहीं पर भी लॉन्च कीजिए जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ सही रहेगी। ओके, और आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को इसी तरीके से ही लॉन्च कर सकते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में मत लिखिए। पहली बार जब आप यहाँ पर नोट्स बनाओगे तो उसमें आप मीडियन एज को भी लिखोगे, उसमें आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को भी लिखोगे, और ऐसी सारी चीज़ें जिनको आपने पहले नहीं लिखा है कहीं पर भी, गौर फरमाइए इस वर्ड पर, ऐसी सारी चीज़ें जिनको आपने पहले कहीं पर भी नहीं लिखा है उनको आप अपने नोट्स में पहली बार ही लिखोगे, तो आपके नोट्स ज़्यादा होंगे। ओके, आपके नोट्स की लेंथ ज़्यादा होगी, नोट्स का पाइलअप ज़्यादा हो जाएगा। ओके, उससे आपको नहीं डरना, क्योंकि 3-4 महीने जब आपने नोट्स क्रिएट कर लिए उसके बाद आपके नोट्स बहुत ही छोटे यहाँ पर होने लगेंगे, क्योंकि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मीडियन एज है, ये सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। योजना, और देखो कुरुक्षेत्र मैगजीन तो ऐसी है कि उसमें स्किल इनोवेशन की पूरे साल में लगभग 5 मैगजीन आती हैं, और एग्रीकल्चर की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5 ही मैगजीन उसकी भी यहाँ पर आती हैं, 2 मैगजीन इधर उधर की मिला करके दे देते हैं। तो सारी चीज़ें लगभग सेम रहती हैं। तो जब आप शुरू में नोट्स बनाओगे तो थोड़े से ज़्यादा बनेंगे, लेकिन आपके जो बाद में नोट्स हैं वो कम होने लगेंगे, तो आपके नोट्स का जो कंपाइलेशन है वो इस तरीके से यहाँ पर काउंट होगा। ओके, पहले आप ज़्यादा नोट्स क्रिएट करोगे और बाद में नोट्स जो हैं वो छोटे होने लगेंगे। आपका जो पूरी की पूरी मैगजीन है वो लगभग 5 to 6 पेजेस में यहाँ पर सिकुड़ करके रह जाएगी। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में आपको यहाँ पर रखनी है। ना ये आप समझिए कि आपको मीडियन एज को अलग से लिखना है कि व्हाट इज़ मीडियन एज, और मैं उसको जहाँ पर चाहूँ वहाँ पर यूज़ करूँगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी क्या होता है उसको भी आपको यहाँ पर लिखना है कि वो क्या चीज़ होती है और उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब ये चीज़ें हैं कि कुछ जगह पर आपके स्टैटिक सिलेबस में पढ़ा दी जाती हैं, पढ़ा दी गई हैं तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, खामखा डबल नोट्स क्यों बनाने हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ी है, इसलिए कह रहा हूँ स्टैटिक सिलेबस कवर करके ही ये सब चीज़ों के नोट्स आप यहाँ पर तैयार करें। आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या चीज़ें पढ़ ली हैं क्या नहीं पढ़ ली हैं, क्योंकि आपने इसके नोट्स मान लीजिए बिना स्टैटिक सिलेबस को पढ़े हुए बना लिए, तब दिक्कत हो जाएगी। आपने नोट्स बना लिए, उसके बावजूद आपको आपके स्टैटिक सिलेबस में ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीके से काम को कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखें। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पर पता चली, क्वेश्चन आंसर की तरीके से नहीं लिखना और स्टैटिक सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद चीज़ों को आगे लेकर के चलना है। तीसरी चीज़ ये है कि हर एक चीज़ को कॉपी आपको यहाँ पर नहीं करना है, कि आपने देखा कि भाई इट एम्प्लॉयज अ यूनिक फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वेयर अ वर्किंग पॉपुलेशन इज लार्जर देन द डिपेंडेंट, ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पर नहीं लिखने हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं। देखिए दिमाग भी लगाना है, पेपर में कॉपी पेस्ट नहीं होता है। ठीक है, कि आपने जस्ट ऐसा ही पढ़ा है तो आप ऐसा ही लिखोगे, ऐसा नहीं हो सकता, ना ही आपको करना है अगर आप कर पा रहे हो तो। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पॉइंट्स निकालने हैं कि हाँ भाई मीडियन एज क्या है, और मैं उसको अपनी अपनी लैंग्वेज में जब लिख रहा हूँ उसके बीच में इस चीज़ को यहाँ पर डाल दूंगा कि व्हाट इज़ मीडियन एज। ठीक है, तो ऐसा सब लाइनें यहाँ पर नहीं लिखनी है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया को चाहिए, हर मैगजीन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, इवन डाउन टू अर्थ के अंदर भी डिस्कस किया जाता है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए। सिलेबस में इग्नोर अगर रह गई है तो आप जस्ट एक लाइन में यहाँ पर पॉइंट बना करके लिखिए कि इंडिया का टारगेट है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी यहाँ पर चाहिए। ठीक है, अब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए तो किसी भी ऐसे को जब ख़त्म कर रहे हैं तो इस पॉइंट को लॉन्च कर सकते हैं वहाँ पर।
ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो ये चीज़ को आप यहाँ पर लॉन्च कर सकते हो जब आप फाइनल आप आंसर को कंक्लूड करो। इवन इंट्रोडक्शन में भी आप लिख सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके सोचने की क्षमता के ऊपर कि आप कहाँ पर लॉन्च कर सकते हो। अगर आप रटने की कोशिश करोगे कि स्किल वाला आर्टिकल आएगा तभी इस 5 ट्रिलियन वाले को लॉन्च करूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझिए। तो 3 पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आए। उसके बाद योजना कुरुक्षेत्र के अंदर इस तरीके के ग्राफ्स देखने के लिए मिलते हैं, लिखा हुआ है डेमोग्राफिक स्प्लिट। ऐसे ग्राफ्स को इग्नोर नहीं करना है, ऐसे। ओके, तो जहां आप 10 नंबर का क्वेश्चन है मान लीजिए, वहां पर एग्जामिनर को लगता है कि आपको 3-4 नंबर दे देने चाहिए उस पर, वहां आपको वो 5 नंबर देगा अगर वो आपको ये ग्राफ बना हुआ उसको दिख जाएगा यहाँ पर। तो ठीक है, तो ऐसे ग्राफ को इग्नोर मत कीजिए। इवन थ्योरी को इग्नोर कर सकते हो बट इस ग्राफ को इग्नोर नहीं करना है। ग्राफ सिर्फ वही बनाएं जो आपकी समझ में आते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला ग्राफ है, इस ग्राफ को आपको यहाँ पर नहीं बनाना है। अब ये ग्राफ मैंने आपको समझा तो दिया है, लेकिन तो आपको इसमें से करना क्या है, आपने डेमोग्राफिक ट्रेंड यहाँ पर दिए हैं, तो सिर्फ डेमोग्राफिक ट्रेंड को यहाँ पर फोकस कीजिए। यानी कि ये जो आपका दूसरा वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला रहा आपका। ओके, ये सब आपको पहली बार में चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे तो अपने आप सब क्लियर होने लगेगा। ओके, ना आपसे 0 से 19 साल की पॉपुलेशन अगर पूछेगा भी तो आपको इतना सब याद नहीं रखना। 60+ की पॉपुलेशन आपसे यहाँ पर नहीं पूछने वाला। ओके, कभी आपका बुजुर्ग वगैरह के ऊपर कोई भी ऐसा है तो और चीज़ें भी यहाँ पर हैं, लेकिन सब डाटा याद नहीं रहेगा। यह है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला फेज। वर्किंग एज की पॉपुलेशन यहाँ पर दिखाई गई है 20 से लेकर के 59 ईयर तक की। अब इसमें जो 2011 में पॉपुलेशन थी वो यहाँ पर दिखाई गई है कि लगभग कितने % लोग यहाँ पर हैं। फिर आगे दिखाया गया है, फिर उससे आगे दिखाया गया है, फिर उससे आगे दिखा। अब आपको ये 2011 वाला डाटा याद नहीं रखना, आपको 2021 वाला डाटा नहीं याद रखना, आपको 2031 वाला डाटा याद नहीं रखना, तो आपको डाटा क्या याद रखना है, 2041 वाला। और इस ग्राफ को भी आप अपने नोट्स के अंदर बनाओगे क्योंकि ये आपकी समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरीके से बनाओगे। देखिए, सब चीज़ें रटने वाली नहीं होती। आप देखो, मैं आपको बताता हूँ कि ग्राफ आप किस तरीके से बनाओगे अपने नोट्स के अंदर। तो फोकस करो, ये आप यहाँ पर लिखोगे इस तरीके से और कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे आप यहाँ पर, आप कुछ नहीं करोगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे इंडियन पॉपुलेशन इन परसेंटेज, और यहाँ पर आप लिखोगे कि कितना जो है वो पॉपुलेशन यहाँ पर रहने वाली है। तो इस तरीके से आप जस्ट एक लाइन बनाओगे, कुछ डाटा नहीं लिखोगे कैसा भी। आपको सिर्फ यहाँ पर एक पॉइंट बनाना है और उसके अंदर आपको लिख देना है कि लगभग 59% पॉपुलेशन 2041 तक, इस तरीके से 2041 तक टाइम पीरियड इधर दिखाओगे। क्योंकि 59 पॉपुलेशन 2041 तक वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी। बाकी ना यहाँ का डाटा दिखाने की जरूरत है, ना यहाँ का, ना यहाँ का। इतना छोटा सा ग्राफ आपको बनाना है। तो ये बहुत ही इजी चीज़ें होती हैं और ये इम्पैक्ट डालती हैं पूरा। ठीक है, ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। तो इस तरीके से नोट्स आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। ये चीज़ें हो गई। देखो, अब मैं आपको थ्योरी की बात बता दूं, ये तो ग्राफ की होगी। ग्राफ छोड़ना नहीं है, जितना कम से कम वीडियो के अंदर बताया जाता है, मान लो आपको कि हाँ इतना ध्यान में रखो, तो उतना तो कम से कम आप यहाँ पर याद रखने की कोशिश करो। लिखा हुआ है कि स्केलिंग इन इंडिया फ्रॉम देन टू नाउ। अब ये जो पूरा पैसेज है वो यहाँ से शुरू होता है, स्केलिंग इन इंडिया से, और ये पूरा पैसेज यहाँ पर ख़त्म होता है यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा का पूरा पैसेज। अब इस पैसेज को अगर आप मैगजीन पढ़ रहे हैं तो लगभग आधा घंटा आपको यहाँ पर समझने में लगेगा, हाफ एन आवर आपको समझने में लगेगा कि क्या बात आपके पूरे 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 इस पेज के अंदर की जा रही है। ओके, ये आपको आधा घंटा लगेगा। वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ भी आधे घंटे में ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी। ओके, अब समझने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं। पूरा पैसेज पढ़ लिया आपने, उसके बाद आपको यहाँ से नोट्स बनाने। और जब आप यहाँ से नोट्स बनाओगे तो देखो क्या करोगे। ऐसे मत लिखना कि दिया गया है, हेडिंग डाल लिया स्किलिंग इन इंडिया फ्रॉम देन टू नाउ, और फिर नीचे देखने लगे कि भाई क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और जैसे ही पहुँचे तो लगा पहली लाइन ही इंपॉर्टेंट लग रही है, फिर दूसरी भी ऐसी ही लग रही है। ओके, इस तरीके से करते करते आप बहुत मतलब पूरा पेज भर दोगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से पेज कट करके ही अपने नोट्स में लगा लेते। ठीक है, ऐसे नहीं करना, आपको अलग तरीके से जाना है। ऐसे थ्योरी टाइप की नहीं लिखनी है कहीं भी। नोट्स ऐसे नहीं बनते, नोट्स के लिए आपको कला चाहिए होती है। नोट्स मेकिंग इज़ एन आर्ट। ओके, देखो किस तरीके से बनाओगे। इस आर्टिकल को पहले आप पढ़ोगे, फिर आपको पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि आर्टिकल के अंदर बात क्या की गई है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर ऊपर हेडिंग डालोगे अपने नोट्स के अंदर, दैट इज स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम एंशियन टू नाउ। ओके, ये आप यहाँ पर ऊपर डालोगे। आर्टिकल को पढ़ने के बाद ये सब आइडियाज़ आपके दिमाग में आने चाहिए। नोट्स मेकिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप अपने इस चार्ट को इस तरीके से 4 भागों में डिवाइड कर लोगे। यहाँ पर लिखोगे आप इन एंशियंट इंडिया। ओके,
यहाँ पर लिखोगे आप एंशियंट इंडिया, यहाँ पर लिखोगे आप 1990s तक। ओके, यहाँ पर आप लिखोगे प्री इंडिपेंडेंस। ये सब आर्टिकल को पढ़ने के बाद समझ में आएगा, मैंने 2 बार पढ़ लिया है तो मुझे ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ओके, एक बार मैंने आपको तभी पढ़ा दिया था और एक बार मैंने सेल्फ से यहाँ पर पढ़ा। ओके, ये आपको प्री इंडिपेंडेंस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब ये तो मैं बहुत आसानी से बना पा रहा हूँ क्योंकि मैंने आर्टिकल पढ़ा है, आप पढ़ोगे आपको भी ये चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। एंशियंट इंडिया आर्टिकल पढ़ोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर जो बात की गई है वो बात की गई है नॉलेज ऑफ मैनी आर्ट्स की, कि अगर आपको 64 कलाओं का ज्ञान है, बाण भट्ट जी ने ये बात बताई कि अगर आपको 64 कलाओं का ज्ञान है तब आप यहाँ पर एक स्किल्ड पर्सन यहाँ पर कहलाओगे। जस्ट इतना लिखो कि नॉलेज ऑफ मैनी आर्ट्स, यानी कि बाण भट्ट के हिसाब से 64 कलाओं का ज्ञान अगर आपको है तो आप एक स्किल्ड पर्सन है, बात खत्म हो गई। वो पूरा पैसेज जो ऊपर दिया गया था वो खत्म, ठीक है, वो खत्म। ये आ गया दूसरा, 1990s तक किस चीज़ की बात की गई थी, तो 1990s तक हम बात करते थे वोकेशनल एंड फॉर्मल एजुकेशन में डिस्टिंक्शन की, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन अलग दी जाती थी, फॉर्मल एजुकेशन अलग दी जाती थी, तो हम इनमें डिस्टिंक्शन की बात यहाँ पर करते थे। बस इतना पॉइंट याद रखना है कि इस फेज़ के अंदर डिस्टिंक्शन ऑन वोकेशनल एजुकेशन एंड फॉर्मल एजुकेशन पर फोकस किया गया। उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस में यहाँ पर अगर हम बात करें, या फिर अगर हम बात करें आपकी जो मैं बात कर सकता हूँ आपकी सन 2000 तक भी। ओके, 2000 तक भी इन चीज़ों पर फोकस किया गया। ओके, और प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट 1990 से बेसिकली 2000 तक की अगर हम बात करें वो सारा प्री इंडिपेंडेंस फेज़ ही यहाँ पर आ जाता है। ओके, और उसके अंदर अगर हम बात करें तो आपकी नई तालीम जो मॉडल है वो यहाँ पर निकल कर गया है। जब आप पार्टिकल पढ़ोगे तो इसको समझोगी। ऑब्लिक लगा करके आप वर्धा सिस्टम को भी लॉन्च कर सकते हो और इसके अंदर आप सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर लिखोगे ऐसे ही चार्ट फ्लो करके कि इसके अंदर जो हमने वोकेशनल और फॉर्मल एजुकेशन है उसमें डिस्टिंक्शन की बात यहाँ पर नहीं की, हमने कहा कि इनको मर्ज करके एक साथ ले जाना चाहिए। ओके, तो आपको यहाँ से जस्ट अंतर भी पता चल गया कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़ की बात करें या फिर अगर हम प्रेजेंट की अगर हम बात करें, ओके, तो ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं। और प्रेजेंट में अब आपकी देखने के लिए मिलेगा कि स्किल इंडिया मिशन यहाँ पर चलता है और अब हम स्किल की एक नई परिभाषा देते हैं जो कि आपको प्रेजेंट डे पर स्किल इंडिया मिशन के द्वारा समझानी है। ये आपको एक स्लाइड में चीज़ें मिल गई, जस्ट इतना पेज आपको यहाँ पर लिखना है, पूरा पेज कॉपी करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है जी, तो ये आपका यहाँ से लेकर के और ये जो पूरा आर्टिकल है ये आपका यहाँ पर कवर हो चुका है। ओके, अब इस बीच थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस बीच आपको पता चला कि नई तालीम शिक्षा मॉडल है, बेसिक एजुकेशन का मॉडल है या फिर वर्धा सिस्टम है जो गांधी जी के द्वारा यहाँ पर दिया गया। उसके अंदर आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, आप पढ़ रहे हो या वीडियो देख रहे हो, कि ये जो पॉइंट है ये पीटी में भी पूछा जा सकता है। दिस इज प्रीलिम्स पॉइंट ऑल्सो। अब स्टैटिक कोर्स में ये चीज़ नहीं कवर की जाती, बहुत सारी नोट्स हमने यहाँ पर देखे हैं, कहीं पर ऐसी नई तालीम वगैरह की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ से 3-4 पॉइंट्स उठाने हैं अपने प्रीलिम्स के लिए। ओके, पीटी की बात कर रहा हूँ, अभी तक पीटी का कोई पॉइंट ऊपर नहीं आया, ये पहला पॉइंट आपको देखने के लिए मिला। ओके, तो 2-3 पॉइंट के अंदर आपको नई तालीम को अलग से यहाँ पर लिखना पड़ेगा ताकि आपका पीटी का क्वेश्चन मिस ना हो पाए। ओके, तो ये पॉइंट भी आप समझो कि यहाँ से इन चीज़ों को करना है। इसके बाद देखो, इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद स्किलिंग की बात कर ली। स्किल इंडिया मिशन अ गेम चेंजर लिखा हुआ है। स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया, ये आपका आपका प्रेजेंट स्टेटस बताता है कि स्किल का प्रेजेंट स्टेटस क्या चल रहा है। तो स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया। अब स्किल इंडिया मिशन के बारे में मैंने आपको बताया, दिस इज पार्ट ऑफ योर स्टैटिक सिलेबस। अपने इकोनॉमी के नोट्स उठाइए, उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद आपको लगता है कि मैंने स्किल इंडिया मिशन का एम यहाँ पर छोड़ दिया है कि व्हाट इज़ द एम ऑफ स्किल इंडिया मिशन, तो मैं यहाँ से उस एम को अपने नोट्स में एक चिट लगा करके उस पर लिख करके वहाँ पर ही पिन कर दूंगा। ओके, ये चीज़ हो गई। वैसे इतना सब छूटता नहीं है कि एम ही छूट जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो अलग अलग तरीके के इसके अंदर इनिशिएटिव हैं, लाइक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आपके नोट्स में होना चाहिए ये, लेकिन कहीं कहीं पर चीज़ें ऐसे नहीं चलती हैं, हो सकता है आपके नोट्स में ना हो, तो जस्ट आप लिखोगे वहाँ पर कि इस स्किल इंडिया मिशन के अंदर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात यहाँ पर की गई है। और इसके अंदर आप यहाँ पर लिखोगे कि ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह वर्क करेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आप इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं इग्नोर कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर लिखो। अब जैसे ये है
लिखा हुआ है इसके अंदर सेकंड इनिशिएटिव है, और सेकंड इनिशिएटिव के अंदर सेक्टर स्किल काउंसिल्स की बात की गई है। तो अब पूरा पैसेज छापने की जरूरत नहीं है। सेक्टर स्किल काउंसिल क्या होती है मैंने पढ़ाई थी, बताई थी, उसके अंदर आपको यहाँ पर जस्ट एक लाइन लिखनी है, क्योंकि ये आपके स्टैटिक पोर्शन में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि सिर्फ स्किल इंडिया मिशन कराया है और उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें बता दी गई हैं। तो सेक्टर स्किल काउंसिल क्या होती है, एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए स्किल सेक्टर काउंसिल्स बनाई गई हैं। जस्ट इतनी लाइन क्रिएट करोगे, एक एग्जाम्पल लिखोगे, लाइक एविएशन सेक्टर के लिए एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल्स का निर्माण किया गया है, बात खत्म। सारी नहीं लिखनी कि टूरिज्म वगैरह के लिए, इससे क्या है कि आप अपने नोट्स की 4 लाइनें भर दोगे और बात वही रहेगी जो एक लिखने से होती। ठीक है, ये आप पेपर में बैठ के खुद भी बना सकते हो कि हाँ जी एविएशन के लिए तो एग्रीकल्चर के लिए भी होगी, ऑटोमेटिव के लिए भी होगी, टूरिज्म के लिए भी होगी। बात समझ में आई? ऐसे ही आगे ये सब नहीं लिखना, ये सब नहीं लिखना, आप डेप्थ भी यहाँ पर समझ करके चलो, कितनी गहराई तक चीज़ें लिखनी है। स्किल इंडिया मिशन के ऊपर अगर ऐसे लिखने के लिए आया 250 वर्ड का भी आ गया, मान लो डायरेक्ट ही पूछ लिया व्हाट इज स्किल इंडिया मिशन, इसके कुछ पिलर्स गिनाइए, तो ये सफिशियंट हो जाता है जो आप एक एक लाइन अपने नोट्स के अंदर लिख रहे हो। इन एक एक लाइन्स के अंदर आप अपनी अपनी हिसाब से चीज़ों को ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको कम से कम हेडिंग तो पता होना चाहिए। ठीक है, कि हाँ भाई सेक्टर स्किल काउंसिल जैसी भी कुछ चीज़ें हैं, आप सिर्फ इतना याद रखो कि हाँ ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं, बाकी अंदर क्या लिखना है वो आपको वहीं पर बैठ करके बनाना पड़ता है, क्योंकि आप याद करके जाओगे तो या तो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखो कि भाई क्या चीज़ किस तरह से चीज़ें चलती हैं। ऐसी तीसरा इनिशिएटिव है स्किल नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है। अब ये हो सकता है आपके सिलेबस में जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पर कराया गया हो सकता है कि इग्नोर मार दिया गया हो। ठीक है, वो बात अलग है। तो इसको आप यहाँ पर अपने उसी स्टैटिक सिलेबस में पेज लगा करके वहाँ पर लिखोगे, और इसके अंदर लिखोगे कि ये अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर बनाया गया है, और सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन फॉर्मल नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। जस्ट बस, बाकी अगर आपको कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है तो भी छोड़ दो, तो भी छोड़ दो, क्योंकि आप वहाँ पर नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखो, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये है, ये याद रहेगा ना कि ये है, तो अंदर आप लिख पाओगे आराम से। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, तो स्टेटिक सिलेबस का पार्ट हो चुकी है, बहुत पुरानी स्कीम हो गई, 2015 में लॉन्च की थी, 6 साल हो गए हैं। ओके, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट हो गई, लेकिन कहीं पर नहीं पढ़ाई गई है तो अब आप अपने नोट्स में लिखोगे। ओके, तो अब आप अपने जो कुरुक्षेत्र के नोट्स आप यहाँ पर तैयार कर रहे हो उसके अंदर में लिखोगे। सिंपल सी बात है, नहीं पढ़ाई गई है तो, और ये पढ़ाई गई है नहीं पढ़ाई गई कैसे पता लगेगा, जब आप अपना 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, ये पता लगेगा तब। अब ये है जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका नोट्स आपको बनाना है, तो लिखोगे ऊपर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि हाँ मुझे अपने नोट्स में क्या बनाना है। मुझे लिखना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0, 2.0, 3.0। 1.0 के अंदर सिंपल स्किल की बात की गई कि स्किल प्रोवाइड करेंगे, शॉर्ट टर्म स्किल की बात की गई। 2.0 यहाँ पर निकल करके आया, इसके अंदर बात की गई आपकी आरपीएल की, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग की। जस्ट एक लाइन की किस चीज़ की बात की गई। और फिर आया 3.0 जिसके अंदर वोकल फॉर लोकल, स्किल डेवलपमेंट, आत्मनिर्भर भारत, इन सब की बात यहाँ पर की गई। बात खत्म हो गई, यहाँ तक के नोट्स बन करके तैयार हो गए। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पर वर्क होना चाहिए। और जो भी चीज़ आपको लगता है कि हाँ एग्ज़ाम के काम की हो सकती है, या फिर वीडियो अगर देखते हो तो वहाँ पर बताई जाती है कि कौन सी चीज़ एग्ज़ाम के काम की है, उसके नोट्स आप बनाएं। ओके, ये सब चीज़ें इग्नोर मारो, थ्योरी नहीं लिखनी है अपने नोट्स के अंदर, बिल्कुल भी थ्योरी नहीं लिखनी है, थ्योरी को इग्नोर मारना है। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और उसके अंदर वोकेशनल एजुकेशन के लिए क्या टारगेट है, तो उसको भी आपको यहाँ पर लिखना है कि भाई फॉर्मल एजुकेशन को वोकेशनल एजुकेशन के साथ यहाँ पर लेने की बात की गई है। ओके, तो जस्ट इतना यहाँ पर आपको लिखना है, और ये सब नहीं लिखना ये सब नहीं लिखना आपको। ओके, और डाटा को कम से कम लिखने की कोशिश करें जिससे कि आपको भी आसानी यहाँ पर रहे। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपकी हो जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एम हो जाते हैं, लाइक एजुकेशन पॉलिसी का एम है कि 50% ऑफ द लर्नर्स जो स्कूल और हायर एजुकेशन में उनको वोकेशनल एजुकेशन 2025 तक प्रोवाइड करानी है। डायरेक्ट पॉइंट है, उम्मीद करो कि पीटी में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ऐसा सब पॉइंट यहाँ पर निकल करके आता है। उसके बाद ये सब चीज़ें आप इग्नोर मार सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आप इग्नोर मार सकते हो क्योंकि आपको पढ़नी तो है, आपको पढ़नी है जब आप कुरुक्षेत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन नोट्स मेकिंग में इनको आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो कंपाइल नहीं करना है ज़बरदस्ती का, ये सब चीज़ें आपको अपने हिसाब से लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद नीति आयोग है, नीति आयोग के कई सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर दिए गए थे। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि पहली बार आपको
लगेगा कि हाँ नोट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और होंगे भी, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलोगे तो आपके नोट्स जो हैं वो छोटे होते चले जाएंगे। तो ये प्रोग्राम है, साथ ही बहुत सारी जगहों पर पढ़ाया भी जाता है लेकिन नहीं भी पढ़ाया जाता। ओके, तो इसको भी आप अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हो जस्ट एक लाइन में कि नीति आयोग प्लस दिस 3 सरकारें मिलकर के स्कूल एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके आगे कुछ नहीं कि क्या क्या चीज़ें डालेंगे। इतना तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि स्कूल एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने की बात हो रही है तो किन चीज़ों की बात हो रही होगी। ओके, एनरोलमेंट बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और आईसीटी का यूज़ होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, इनको नहीं लिखना नोट्स के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना भी। ओके, अब मैं पूरी मैगज़ीन आपको नहीं कवर करा सकता और ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब जैसे यही है, इसके अंदर आप देखो कि यहाँ पर शुरू में दिया गया है सब कुछ कि कोऑपरेटिव्स वगैरह का क्या होता है। तो अब तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यहाँ पर बन चुकी है, तो आपने कहीं ना कहीं सिलेबस में उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा अपने स्टैटिक में। बट कभी कभार नहीं होता है तो आप जस्ट कोऑपरेटिव्स की डेफिनेशन यहाँ पर लिखोगे कि व्हाट इज़ कोऑपरेटिव्स। ओके, और उसके बाद आप ये सब चीज़ें इग्नोर करोगे जो भी राम गाथा यहाँ पर लिखी हुई है, और उसके बाद आप सीधे यहाँ पर आओगे कि ये देखिए लिखा हुआ है डोयंस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑफ इंडिया श्री लेट बैकुंठ मेहता, तो इनके बारे में आप यहाँ पर लिखोगे और इन्होंने क्या बात कही, क्योंकि कोऑपरेटिव्स के ऊपर अगर ऐसे आया तो इससे अच्छा इंट्रो तो कोई नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे अच्छा इंट्रो आपको कोई भी नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान में रखो। फिर ये स्किलिंग वगैरह की चीज़ें यहाँ पर शुरू हो जाती हैं और इस तरीके से आपको यहाँ पर वर्क करना है। अब ये जैसे पॉइंट्स हैं तो इन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा सिंथेसाइज कर सकते हो कि स्किल के अंदर क्या चैलेंजेस हैं। ओके, और ये चैलेंजेस आप लिख सकते हो, लेकिन जब आप 2 महीने बाद दोबारा से कोई कुरुक्षेत्र पढ़ोगे और वहाँ पर भी स्किल से रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे और बिल्कुल आएंगे, तब आपको वहाँ पर नहीं लिखने पड़ेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि शुरू में आपके नोट्स ज़्यादा होंगे लेकिन बाद में आपके नोट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शुरू में ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वर्क करना है। फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पर इतना ही सजेस्ट कर सकता हूँ कि हाँ भाई इस तरीके से बनाइए। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताया कि किस तरीके से आप शॉर्ट कर सकते हो, पहले पढ़ो फिर नोट्स यहाँ पर बनाओ, हाथों हाथ नोट्स मत बनाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं चीज़ें क्योंकि टाइम भी यहाँ पर लगता है कि क्या लिखें क्या ना लिखें, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि क्या लिखें क्या ना लिखें। इसलिए आप देखोगे कि कोई नहीं बताता कि किस तरीके से नोट्स यहाँ पर बनने चाहिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको कुछ तो हेल्प मिली होगी कि हाँ हम किस तरीके से नोट्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे कौशल विकास योजना का बताया, मैं उसको यहाँ पर अगर आप देखें तो जस्ट इस वाले ग्राफ के जरिए पूरा का पूरा याद कर सकता हूँ। जब आप ऊपर हेडिंग डाल रहे हैं कौशल विकास योजना, तो वहीं पर ही साइड में लिख दीजिए कि योजना कब शुरू की गई। ओके, बस बात खत्म हो गई। ओके, अगर आपके स्टैटिक नोट्स में नहीं है तो, अगर है तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। ओके, तो ये आप यहाँ पर समझो। बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ कोई पॉइंट और इंक्लूड किया जा सकता है तो आप अपने मन से यहाँ पर कर सकते हो। बाकी अगर आपको यहाँ से हेल्प मिलती है तो जस्ट इतना ही काफ़ी है। ओके, अब लाइक यहाँ पर ये चार्ट दिया गया, लिखा है कोऑपरेटिव्स इन इंडिया, अलग अलग सेक्टर में कितनी कोऑपरेटिव्स हैं। एक भी पॉइंट नोट्स के अंदर लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। एक भी पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये लिखने की ज़रूरत है कि क्रेडिट को कितनी है और नॉन क्रेडिट कितनी है। जस्ट एन एवरेज याद रखो कि टोटल जो कोऑपरेटिव्स की संख्या है वो लगभग 9 लाख के करीब है, और डाटा को थोड़ा सिंथेसाइज करो। 8,54,000 याद रखना बहुत मुश्किल है, सीधे सीधे याद रखो कि 9 लाख के करीब कोऑपरेटिव्स यहाँ पर हैं। और जब डाटा लिख रहे हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, और यहाँ पर आप ये वाला साइन लगा सकते हो जो कि अप्रोक्सीमेशन को यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। तो कुछ तरीके होते हैं, पूरा का पूरा चार्ट इग्नोर हो सकता है इससे। ओके, ये सब चीज़ें हैं। बाकी तो शुरू में बता रहा हूँ कि टाइम तो लगना ही है। ओके, और लेकिन कुछ समय के बाद चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। अब एमएसएमई है, पता है आपको कि योजना मैगजीन में एमएसएमई के नोट्स बन चुके हैं, तो यहाँ से इग्नोर मारने की ज़रूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है। ओके, तो इस तरीके से आप वर्क करो। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं किन चीज़ों की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एमएसएमई के अंदर। योजना में अगर आपने लिख लिए हैं तो सही है, और पहले अगर आप कुरुक्षेत्र के नोट्स बनाने बैठे हो तो ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैं पिछले 2-3 महीने से इन चीज़ों को लगातार पढ़ा रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको पता हो तो 2-3 महीने पहले भी, ठीक है, 2-3 महीने पहले भी आपने अपने नोट्स में लिख चुके होंगे इन चीज़ों को। ओके, तो जब आप अगली बार आओगे तो ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी पड़ेंगी। ऑलराइट, तो इस तरीके से नोट्स बना सकते हो। ओके, इससे ज़्यादा कोई हेल्प हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और पूरी तो हम फिर भी नहीं करा पाएंगे, और ये आपका एनालिसिस ही हो पाता है, यही काफ़ी लगता है। ओके, तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर और क्या यहाँ पर डिस्कस किया जाए, और कोई क्वेरी है तो बताइएगा कमेंट में, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।